हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 10 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ हमारा यहाँ पे कि एनआईए टू प्रोब केरला गोल्ड स्मगलिंग केस। तो केरला में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का स्मगलिंग केस अभी फेमस है, ठीक है। गोल्ड स्मगलिंग का केस काफ़ी फेमस हुआ, अभी चर्चा में है। तो वहाँ पे एनआईए के द्वारा जांच किया जाएगा। तो हम एनआईए के बारे में पढ़ लेते हैं। एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में। एनआईए एक्ट 2008 के तहत, एनआईए एक्ट 2008 का था, उसके तहत 2009 में इसका स्थापना हुआ था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। इसका स्थापना मेनली हुआ था टेरर क्राइम से लड़ने के लिए। तो ये था एनआईए के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कि अमिड टेंशन इंडिया EU टू होल्ड समिट ऑन जुलाई 15। तो अभी LAC पे टेंशन चल रहा है, उसी बीच में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक समिट होने वाला है 15 जुलाई को। तो इंडिया और यूरोपियन के बीच में यूनियन समिट होता है, मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच में समिट होता है, जो हर साल होता है, ठीक है। पिछले साल 14वां समिट था जो इंडिया में हुआ था। अभी 15वां समिट ब्रुसेल्स में होने वाला था। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे होने वाला था मार्च में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण उसको टाल दिया गया। लेकिन अब जो है ये समिट वर्चुअली होगा, है ना। द समिट विल बी को-चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लियन। समिट विल बी रिव्यू इंडिया और EU कोऑपरेशन। तो समिट में देखा जाए कि इंडिया और EU के बीच में क्या कोऑपरेशन है, कितना ट्रेड है, ये सब कुछ देखा जाएगा। वर्चुअली समिट होगा। 14 जो समिट हुआ था 6 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 15वां समिट मार्च में होने वाला था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण उसको रोक दिया गया। लेकिन अब ये वर्चुअली होगा। तो याद मतलब कि ये था इंडिया, मतलब कि इस समिट के बारे में हम लोग EU के बारे में जान लेते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहले 28 मेंबर थे, ठीक है, पहले 28 मेंबर थे। लेकिन अब जो है एक ब्रिटेन इसमें हट गया है, जिसको ब्रेग्जिट बोला गया। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से। तो ब्रेग्जिट के कारण अब इसमें 27 देश हो गए, तो 27 कंट्री इसमें रह गए हैं। और जिसमें एक इसमें इसी के अंदर एक आता है यूरो जोन कंट्री। यूरो जोन कंट्री में 19 कंट्री आते हैं। यूरो जोन कंट्री ऐसे कंट्री को बोलते हैं जिनका जो करेंसी वहाँ का है वो यूरो है। यदि किसी का करेंसी यूरो है किसी कंट्री का, तो यूरो जोन कंट्री में आता है। तो ऐसे 19 जो 27 कंट्री है यूरोपियन यूनियन का, उसमें से 19 कंट्री ऐसे हैं जो यूरो जोन में आते हैं। यूरो जोन मतलब कि जिनका करेंसी यूरो है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। 27 मेंबर है इसका जो स्थापना हुआ था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993 के हुआ था। 1993 का एक ट्रीटी जिसका नाम मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, MASSTRICHT ऐसे एक शहर का नाम है, उसी के नाम पर रखा गया। तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है इसी के तहत इसका स्थापना हुआ था 1993 में। लेकिन अभी जो है एक कंट्री निकला है, कब ब्रिटेन का भी एग्जिस्ट हुआ, तो 31 जनवरी 2020 को, है ना, हाल ही में भी एग्जिस्ट हुआ है इसका। तो 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का एग्जिस्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन से। ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते तो राजनाथ सिंह इनोग्रेट 6 न्यू ब्रिजेज इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरिया। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे 6 नए ब्रिज को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो राजनाथ सिंह क्यों ब्रिज को इनोग्रेट करेंगे? ये तो नितिन गडकरी का काम था ब्रिज को बनवाना, ठीक है। तो एक्चुअली ब्रिज बनवाया गया है BRO के द्वारा। तो BRO जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसलिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका मतलब कि उद्घाटन किया गया, जिसमें 2 ब्रिज जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऑफ द ब्रिजेज आर नॉट द तारानाथ नाला इन द कठुआ। 2 ब्रिज जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और 4 ब्रिज जो है अखनूर फलनवाला रोड जो है जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 6 ब्रिज को अभी जो यहाँ पे उद्घाटन किया गया, जो BRO के द्वारा बनाया गया है। BRO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। पहले हम लोग BRO के बारे में पढ़ लेते हैं। BRO का स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को। 1960 में इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को। मतलब कि BRO का ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन BRO का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। BRO जो है इंडिया में तो रोड बनाता ही है, इसके अलावा आसपास का जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, हालांकि अब नेपाल अब तो रहा नहीं फ्रेंडली कंट्री तो भी है ही, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सारे देशों में इसके द्वारा रोड बनाए जाते थे। क्वेश्चन में आए कि BRO जो है सिर्फ इंडिया में रोड बनाते हैं, तो गलत बात होगा। इंडिया के बाहर भी ये फ्रेंडली नेशन में रोड बनवाता है, ठीक है। तो BRO के द्वारा डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो हम उस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं, कौन से प्रोजेक्ट कैसे चलता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, तो BRO के द्वारा 18 प्रोजेक्ट चलाया जाता है। 18 प्रोजेक्ट, उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणांक, बीकॉन, ब्राह्मणांक, चेतक, दीपक, दंतक, हिमांक, हीरक, पुष्पक, ये सब जो है प्रोजेक्ट चलाया जाता है। अब 18 प्रोजेक्ट का जो नाम है, किस नाम पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक अरुणांक है ना, प्रोजेक्ट अरुणांक है। प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में यदि कोई रोड बनता है BRO के द्वारा, तो उसका नाम रखा था प्रोजेक्ट अरुणांक के तहत दिया जाता है। मतलब कि 18 प्रोजेक्ट है और सबका एक स्टेट डिफाइन किया। जैसे प्रोजेक्ट चेतक है, प्रोजेक्ट चेतक कहाँ गया, इसमें है दिया हुआ, हाँ, प्रोजेक्ट चेतक है। तो प्रोजेक्ट चेतक के तहत राजस्थान में रोड बनाया जाता है। मतलब राजस्थान में BRO यदि कुछ भी बनवाएगा, यदि राजस्थान में BRO काम करेगा, तो उसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट चेतक के तहत, ठीक है। मतलब 18 टीम दिया गया है, हर टीम को एक स्टेट का जिम्मा दे दिया गया है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा स्टेट का जिम्मा दे दिया गया है।
जैसे चेतक के तहत यदि रोड बनेगा तो राजस्थान में बनेगा, या फिर बोल सकते हैं कि यदि राजस्थान में रोड बनेगा तो प्रोजेक्ट चेतक के तहत बनेगा। तो उसी तरह से अरुणांक अरुणाचल प्रदेश के लिए है, हिमांक आप समझ सकते हैं कहाँ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिस्ट में, तो जैसे दंतक है, ठीक है, दंतक मेनली जो है भूटान में बनाता है, दंतक जो है भूटान के लिए है, अरुणांक जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए है। उसी तरह से प्रोजेक्ट वार्तक है, ये असम के लिए है, प्रोजेक्ट वार्तक असम के लिए। प्रोजेक्ट उदयक है, प्रोजेक्ट उदयक भी असम में है, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेक्ट सेवक है जो नागालैंड का है, प्रोजेक्ट पुष्प मिजोरम का है, प्रोजेक्ट सेतु मेघालय का है, यानी मेघालय में यदि कोई प्रोजेक्ट बनता है बीआरओ का तो प्रोजेक्ट सेतु के तहत आएगा। उसी तरह से प्रोजेक्ट स्वास्तिक, तो प्रोजेक्ट स्वास्तिक जो है सिक्किम के लिए है, प्रोजेक्ट स्वास्तिक यानी कि सिक्किम में यदि कोई काम होगा तो प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत होगा। उसके प्रोजेक्ट शिवालिक है, उत्तराखंड के लिए है, ठीक है। प्रोजेक्ट दीपक है हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमांक जो है लेह के लिए, लेह लद्दाख वाले इलाके के लिए हिमांक है। इधर यदि याद है प्रोजेक्ट विजयक जो है कश्मीर के लिए है। इसका नाम याद करना काफ़ी सिंपल है, प्रोजेक्ट का नाम जैसे विजयक यानी कि विजय, ऑपरेशन विजय कब हुआ था, कारगिल की लड़ाई के लिए हुआ था। अरुणांक अरुणाचल प्रदेश के नाम पे रखा है। चेतक, चेतक राजस्थान का है क्योंकि राजस्थान में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उनका नाम था चेतक। दिल्ली में जो बनता है तो प्रोजेक्ट इसका नाम जो है, सॉरी दिल्ली में आई थिंक प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं है दिल्ली में, दिल्ली में उसका बस हेडक्वार्टर है। बीकॉन जो है श्रीनगर, प्रोजेक्ट बीकॉन के तहत श्रीनगर वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में रोड बनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है। संपर्क जो है जम्मू के इलाके में चलता है, ठीक है, जम्मू के इलाके में संपर्क चलता है, बीकॉन चलता है श्रीनगर के इलाके में। उसके ऊपर जो कारगिल वाला इलाका है उधर विजयक चलता है। यदि चेतक देखा जाए तो राजस्थान में है। उसी तरह से नागपुर में एक हीरक है क्योंकि इधर एक हीरा का खान है ना, इसलिए हीरक रखा गया है। तो महाराष्ट्र में यदि कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट हीरक के तहत चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से इतने स्टेट में इसके द्वारा रोड बनवाया जाता है, तो हर किसी का नाम अपना अपना अलग अलग है ना। यहाँ पे जैसे नाम का लिस्ट था यहाँ पे, और वहाँ पे मैप के सहारे हम समझे, तो ये जो है इतना जो है प्रोजेक्ट इसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो कहाँ गया, हाँ, तो इनके द्वारा 6 ब्रिज को भी इनोग्रेट किया गया है, मतलब चालू किया गया जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉप कोर्ट सेंटर डिफेंस क्रिएशन ऑफ पीएम केयर्स फंड। तो जैसा कि आपको पता होगा अभी एक नया फंड क्रिएट किया था, इसका नाम रखा गया था पीएम केयर्स फंड, ठीक है। उसमें कोई लोग डोनेट कर सकते हैं, विदेशी कंपनी भी इसमें डोनेट कर सकती है, ठीक है, या फिर विदेश में रहने वाला कोई भी, मतलब इसमें कोई भी डोनेशन दे सकता है पीएम केयर्स फंड में। इसी के जैसा पहले एक फंड था एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि पहले जब एक ऐसा फंड था ही, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो कि बनाया गया था सेक्शन 46 के तहत। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, 2005 का एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके सेक्शन 46 के तहत इसको बनाया गया था एनडीआरएफ को, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। एनडीआरएफ फोर्स भी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो बहुत लोगों के द्वारा यही कहा गया और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, तो वहाँ पे जवाब आया है पीएम केयर फंड के बारे में। कहा जा रहा है कि सिर्फ पीएम केयर फंड ही क्यों, एनडीआरएफ के अलावा बहुत सारा ऐसा फंड है, जैसे कहा गया कि बहुत सारा फंड है जो पीएम एनडीआरएफ वाले फंड के अलावे है। एनडीआरएफ एक स्टैट्यूटरी फंड है, इसके में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है, लेकिन इसमें कहा गया कि इसके अलावा और भी कई ऐसे फंड है, तो फिर हर फंड, सारे फंड का हम लोग उसमें पैसा ट्रांसफर कर तो सकते नहीं है ना। तो इस दोनों को अलग अलग देखा जाए पीएम केयर फंड में। और दूसरा ये कहा है कि इसमें जो पीपल के द्वारा कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री है, मतलब कि अपने मन से दे रहे, उनके ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। वो चाहे तो अभी भी एनडीआरएफ वाले फंड में दान दे सकते हैं और चाहे तो पीएम केयर फंड में भी दान दे सकते हैं, ठीक है। उनके लिए दोनों ऐसा सेंटर के द्वारा कोर्ट में कहा गया है। अब कोर्ट क्या कहता है उस पर देखेंगे। अब नेक्स्ट है वन चाइल्ड परवेज स्कूल रीओपन महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल को रीओपन किया गया, लेकिन कंडीशन रखा गया कि एक चाइल्ड एक बेंच पे है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे स्टेट को स्कूल जो खोल देना चाहिए। जैसे स्टूडेंट अटेंड करमवीर विद्यालय मधेली विलेन चंद्रपुर, तो जैसे वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे एक बेंच पे एक स्टूडेंट है ना, इस तरीके से स्कूल खोल देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं घर पे बैठे बैठे, और गार्जियन और बच्चे के बीच में काफ़ी ज़्यादा आजकल तनाव चल रहा है। गार्जियन बच्चा से परेशान है, बच्चा गार्जियन से परेशान है। अभी यहाँ पे 63 रेटिंग जापान लैंडस्लाइड। तो जापान में कल लैंडस्लाइड आया था, जिसके कारण 63 लोगों का डेथ हो गया है। काफ़ी एक दुखद न्यूज़ है यहाँ पे। लेकिन हम लोग लैंडस्लाइड के बारे में जान लेते हैं। लैंडस्लाइड ऐसे रीजन में आता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता हो, हिली टेरेन हो, या फिर माइनिंग ज़्यादा होता हो। ये 3 रीजन मेनली है लैंडस्लाइड के। जैसे बारिश ज़्यादा होता तो क्या होता है, मिट्टी गीला हो जाता है, जिसके कारण कहीं का मिट्टी धंस जाता है। तो धंसने के कारण जो ऊपर वाला मिट्टी वो भी धंस जाता है, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड उसको बोलते हैं। माउंटेनी इलाके में भी ऐसा ही होता है, पहाड़ी इलाके में पहाड़ वहाँ पे स्लाइड कर जाता है, तो उसको लैंडस्लाइड बोला गया। उसके अलावा जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होता है, नीचे से ज़मीन खोखला हो जाती है, जिसके कारण से ज़मीन धंस जाता है, तो भी एक लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड का एक कारण अर्थक्वेक भी है ना। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड दोनों एक दूसरे के कारण है। मतलब कि
लैंडस्लाइड के कारण अर्थक्वेक आता है। यदि कहीं लैंडस्लाइड कहीं कहीं ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा स्लाइड कर गया, तो इसके कारण से अर्थक्वेक आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड होता है, कि अर्थक्वेक हुआ तो ज़मीन हिल गया, और ज़मीन हिलने के कारण यदि कोई पहाड़ पे जो कुछ एरिया था वो स्लाइड होकर के नीचे चला आया, तो अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड होता है कभी कभी, या कभी कभी लैंडस्लाइड के कारण अर्थक्वेक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरे न्यूज के तहत IRDAI प्लानिंग पेंडेमिक रिस्क टूल सेटअप पैनल। तो IRDAI के द्वारा भी रिव्यू किया जा रहा है, जैसे कोई की इंश्योरेंस कंपनी, जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को देखा जा रहा है कि लोगों से पैसा लूटने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं कि कोविड-19 को भी एक डाला जा रहा है इंश्योरेंस स्कीम में, कि आप इतना पैसा लगाइए तो कोविड-19 होगा तो इलाज कंपनी करवाएगी, ऐसे इस तरह का स्कीम लाया जा रहा है बहुत सारा। तो IRDAI के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे IRDAI एक्चुअली है क्या, तो रेगुलेटर है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। इंडिया में हर एक सेक्टर का अपना एक रेगुलेटर होता है। इसका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। IRDAI एक्ट 1999 के तहत इसको बनाया गया था। IRDAI एक्ट 1999 के तहत इसको बनाया, इससे स्टैट्यूटरी बॉडी है। 99 से 2001 तक इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहा है, लेकिन 2001 के बाद हैदराबाद में, यानी इसका हेडक्वार्टर अभी हैदराबाद में, शुरू का 2 साल वो न्यू दिल्ली में था। एक 10 मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें 10 मेंबर होते हैं, इसमें एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, ये था IRDAI के बारे में। अब यहाँ पे GST के बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अंडर GST रिजाम लिस्टेड, तो हम लोग GST के बारे में जान लेते हैं। GST जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 के तहत से आया था, 1 जुलाई 2017 से आया था GST। और GST हमारे संविधान में 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, 101वां संविधान संशोधन के तहत GST हमारे इंडिया में आया था। ठीक है, तो ये दोनों बात पहले याद रखिएगा कि GST जो है 101वां संविधान के तहत आया था और 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST के अंदर 5 स्लैब है, बहुत लोग 4 स्लैब बोल देते हैं, लेकिन 0% का भी एक स्लैब है। तो 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब जो है GST के अंदर आते हैं। 28%, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, GST के तहत एक काउंसिल सेटअप किया गया जिसको बोलते हैं हम GST काउंसिल। इसको GST काउंसिल बोला जाता है। इसमें 33 मेंबर होते हैं। 33 मेंबर कैसे होते हैं, तो 2 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कौन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो जूनियर होते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ 29 स्टेट है, 28 स्टेट है। तो 28 स्टेट के जो भी वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मेनली वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ही आते हैं। और उसके अलावा 3 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहाँ पे CM होते हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। ठीक है, तो कुल मिला के 33 हो गया। तो GST काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं। और GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, याद रखिए GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। 8 मंथ ऑन SFIO टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ बधावन ब्रदर्स। तो SFIO के बारे में पढ़ लेते हैं। SFIO है क्या, तो SFIO का फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, नाम से पता चलता है कि काफ़ी जो बड़ा वाला फ्रॉड करता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि किसी एक्ट के तहत बनाया गया है। एक इसका स्थापना हुआ था 2 जुलाई 2003 को। 2 जुलाई 2003 को इसका स्थापना हुआ था, 2 जुलाई 2003 को। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आपके लिए होमवर्क है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है। और आज का कोरोना देख लेते हैं, मतलब कि अभी जो है इंडिया में 7,67,000 हो चुका है टोटल, और जिसमें 4,76,000 लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 21,000 लोगों का डेथ हो चुका है। डब्ल्यू रेट इंडिया में 20.8 है, मतलब कि लगभग 21 दिन है। देख सकते हैं महाराष्ट्र में 2,23,000, दिल्ली में 1,04,000 और तमिलनाडु में 1,22,000 केस हो चुके हैं यहाँ पे। और यदि डिटेक्ट कल की बात किया जाए तो 24,000 केस जो है डिटेक्ट हुआ है कल, 19,000 लोग ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट पहले 6.68 था, यानी कि यदि 100 लोगों का सैंपल जांच हो रहा तो उसमें 6.68 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे। अब 7 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 7 से ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पहले जो है 7 दिन पहले फर्टिलिटी रेट जो था उससे कमा है, मतलब कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे कि जो डेथ रेट है वो हमारा कम हुआ है यहाँ पे। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।